बार एसोसिएशन को भी लिखना चाहिए कि हमें वर्चुअल कोर्ट्स चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जितने भी बार एसोसिएशंस हैं इस देश में, उनका भी एक बहुत बड़ा दबाव रहता है, जजेसों के ऊपर भी रहता है और बार एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी दबाव रहता है। वो किसी को निकाल सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बार एसोसिएशंस का दबाव अगर सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर होगा तो मुझे लगता है कि वर्चुअल कोर्ट ज्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट होगा और अपने लोकल कोर्ट्स में भी उन्होंने बताना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक बड़े जजेस, एक्चुअली बड़े एडवोकेट जो ज्यादा करके पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज भी लेते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें फिजिकल कोर्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली के जो जजेस हैं, आज अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लड़ना होगा तो अगर किसी एडवोकेट को हायर करना है या किसी थोड़ी सी बहुत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेस होते हैं या केसेस लड़ते हैं वो एडवोकेट का फेस वैल्यू के ऊपर उसका वैल्यूएशन होता है और कम से कम 9 से लेके 20 लाख तक एक केस का खर्चा आता है। जब ये कम होगा, जब एक्सेसिबिलिटी टू द सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के एडवोकेट्स को वर्चुअली जब मिलेगा, तब ये मैं कहता हूं कि डिमांड और सप्लाई में के इशू लेके ये रेट्स कम होने लगेंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ही सीनियर काउंसिल, सीनियर यही बहुत होशियार रहते हैं। जैसे हमारे देश में हर बार हम कहते हैं कि जितने भी ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनका एफिशिएंसी नहीं देखा जाता है, उनका कितने साल तक कितने साल काम किया उस हिसाब में उनका प्रमोशन होता है या उनको ऊपर की डेजिग्नेशन दी जाती है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किधर भी नहीं होता, उसका एफिशिएंसी देखी जाती है, फिर उसको अपग्रेडिंग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये क्योंकि ऑफिशियल चैनल्स, कोर्ट के जो जितने भी जजेस हैं, दे आर least interested or they are not at all connecting to the people of this nation. They are not understanding the requirement of people of this nation. And I feel that कि सभी advocates जो रूरल एरियाज में है, सभी जगह में उनका दबाव रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि छोटी छोटी जगह में ये बैनर्स लेके या प्ले कार्ड्स लेके, भले 10 जन होवे, 5 जन होवे या जो भी होवे, तो हमने एक डिमांड ऐसा करना चाहिए कि भाई हमें वर्चुअल कोर्ट चाहिए, हमें केसेस वर्चुअली सुनने हैं, ये हमारा अधिकार है। इट इज वी द पीपल आर इंस्ट्रक्टिंग द जजेस दैट वी वांट लाइक दिस। ऐसा नहीं कि जजेस ने जो बताया वो चलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सूचना अधिकार भी कायदे में आया था। आप देखिए सेक्शन 4(1)(a) में कहा गया है कि वेरी क्लियरली कि जितना भी है चीज कंप्यूटराइज्ड करना चाहिए और सभी को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और इसका मतलब यह है कि उसमें इतने ब्रॉड लेवल में कहा गया है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। और सेक्शन 4(4) में भी सूचना अधिकार के बारे में कहा है कि ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और ये तो हो गया है। अभी आप देखिए, अगर इफ यू आर आईटी एक्ट में भी कहा गया है कि सभी कुछ इंफॉर्मेशन, सभी कुछ डिटेल्स, सभी कुछ रिकॉर्ड कीपिंग, सब कुछ आईटी एक्ट के तहत डिजिटली होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि डिजिटली जो मेंटेन रिकॉर्ड जो है वो गायब हो जाते हैं। नहीं, वो गायब नहीं होते हैं। अगर बैकअप अगर बहुत जगह में आप कर सकते हैं, और हो रहा है, बहुत जगह में बैकअप होता भी है, तो डिजिटल रिकॉर्ड अगर चेंज भी करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि किसने वो डिजिटल का गैर इस्तेमाल किया है। ये भी हो सकता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक और आईटी एक्ट के बाद में बहुत जगह में आप देखेंगे तो आईटी रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट भी लागू किया गया है और उसके बहुत ही रूल्स आ गए हैं, लेकिन हम उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी में पीछे पड़ना चाहिए कि भाई आपने नए डिजिटली मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आपने कैसे किया है। ये कोर्ट को भी लागू है। तो कोर्ट अभी सिर्फ देख रही है कि
ऑर्डर्स वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं और हम उसमें खुश है ना, हमने उतने में खुश होना नहीं चाहिए, वो उन्होंने किया है, लेकिन हमने जजेस को और सभी इनको जबरदस्ती करना चाहिए, ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा कि मुझे डिजिटल ही चाहिए, मुझे और जितने भी लिटिगेंट्स है वो सभी लिटिगेंट्स ने बताना चाहिए अपने एडवोकेट को, भाई मुझे डिजिटल ही चाहिए करके आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा। भले बाद में हाई कोर्ट ना माने या कोर्ट की सुनवाई में वो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बताना चाहिए, अभी लिख कर बताना चाहिए कोर्ट को, भाई मुझे डिजिटल हियरिंग चाहिए या वर्चुअल हियरिंग चाहिए। ऐसे अगर जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे ये जजेस मानने वाले नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ। और जो अभी आप सिंपल देखिए, बहुत जगह में बोला जाता है कि तकनीकी कारण है या एक्सेसिबिलिटी कम है। आप देखिए रेलवे के जो रिकॉर्ड्स हैं, रेलवे का मैं कहता हूं कि टिकट बुकिंग रिकॉर्ड्स, अपनी गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे, अपने को रेवेन्यू जिधर होता है उधर सब कुछ डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड रखा है। आप देखिए रेलवे का, आप अगर दिल्ली में जो सेंट्रलाइज कंप्यूटराइजेशन में उसको उनको पता चलता है कि मुंबई के दादर स्टेशन में रिजर्वेशन के विंडो नंबर 2 या 3 में आज टिकट कितने बुकिंग हो गए, वो एक क्लिक ऑफ द बटन से उधर पता चलता है। ये इतना जब हो सकता है तो आप मैं कहता हूं कि ये गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है और जजेस का भी विल पावर नहीं है कि प्रेशर। आप मानेंगे क्या, समझो जजेस ने फोर्सिबल कर लिया कि नहीं हमको वर्चुअली करना है, तो क्या गवर्नमेंट ना बोलेगी? क्या गवर्नमेंट बोलेगी हमारे पास बजट नहीं है? ये किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि होने से सभी अकाउंटेबिलिटी आती है, जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी आती है, जजेस के बारे में भी लोग बोलने लगेंगे हम ज्यादा होगा। दूसरी जो बात मैं कहता हूं, आज अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लीजिए, डिजिटाइजेशन और ये नहीं, आप वैक्सीन लेते ही 2 या 5 मिनट में आपको रिकॉर्ड आ जाता है कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है, आपको ये सर्टिफिकेट है। आप बताइए जब इतना सब कुछ हो सकता है तो वर्चुअल हियरिंग नहीं हो सकती है? ये हो सकती है, लेकिन जुडिशियरी को भी वर्चुअल हियरिंग नहीं चाहिए और गवर्नमेंट को भी वर्चुअल हियरिंग नहीं चाहिए, ये सिर्फ आम आदमी के लिए चाहिए। इसलिए आम आदमी के बारे में इस देश में अभी भी सोचने वाला कोई नहीं है, सिर्फ रास्ते में जो चिल्लाम चिल्ली कर रहे हैं उतने ही जन बचे। तो मुझे लगता है कि ये एक काम कर सकते हैं, इस जो अभी जो आज जो मीटिंग जो चली है, इस मीटिंग के आधार से जितने भी जन पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनको सबको लगता है कि वर्चुअल हियरिंग चाहिए, तो मैं कहता हूं कि शिवानंद द्विवेदी जी आप एक पत्र लिखकर, और मेन जो पार्टिसिपेंट है जैसे शैलेश गांधी जी हैं, राहुल सिंह है और जितने भी महान व्यक्ति जो आए हैं, उनका एक डिजिटल सिग्नेचर लेके आप भेज दीजिए चीफ जस्टिस को, और इसको फॉलो अप करेंगे। सभी स्टेट में इस चीज का अगर हम करेंगे, मुझे लगता है कि आज अगर हम ये शुरुआत करें तो अगले 2 साल में ये पूरा काम हो सकता है, ऐसा मुझे तो लगता है भाई। और किसी को प्रेशर ही नहीं है, मैं कहता हूं कि इस देश में किसी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अगर आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से बात करता है तो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए और इनके पीछे पड़े तो ही काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद श्री भास्कर प्रभु सर। और हम लोग इसके बारे में निश्चित तौर पे प्लान करेंगे। हम लोग अपना स्केच करते हैं, लेटर बनाते हैं, फिर आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करते हैं। उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हो तो हम लोग उसको मिलजुल करके अपना सिग्नेचर करके, डिजिटल सिग्नेचर जिस तरह से आप कह रहे हैं तो वो, और जो जैसे यदि फिजिकल सिग्नेचर भी पॉसिबल है तो वो अपन इस विषय में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव आपका है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो बात एक जोड़ी है कि ये हमें डिमांड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे जो वकील साथी हैं उनका रोल काफी अहम हो जाता है, विशेष तौर पे जो छोटे शहरों के वकील हैं, क्योंकि उनके लिए भी काम मिल जाएगा और उनका भी एक तरह से जॉब रनिंग पे आ जाएगा। क्योंकि यदि ऐसे धंधा पूरी तरह से बंद हो जाए और कोविड जैसा पीरियड और भविष्य में नहीं जानते कि क्या क्या स्थितियां निर्मित हों, तो ऐसे में वर्चुअल हियरिंग यदि होती है तो उसमें निश्चित तौर पर हमारे जो आम जनता तो है उसको फायदा है, लेकिन साथ में हमारे वकील साथियों को भी काफी फायदा है जो छोटे मतलब छोटे शहरों या मतलब इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। धन्यवाद सर आपका। और गांधी सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस विषय पर। सर स्वागत है आपका। बात हुई कि कुछ जजेस कहते हैं, लॉयर्स कहते हैं कि हमें आता नहीं है कंप्यूटर चलाना, हमें कोई असिस्टेंस चाहिए। उनमें से 90% या शायद 100% व्हाट्सएप यूज करते होंगे।
जो व्हाट्सएप यूज कर सकता है वो ये नहीं यूज कर सकता, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। और दूसरी एक अपील करना चाहूंगा, नित्यानंद मिश्रा जी और दूसरे बहुत होनहार वकील आज जुड़े हुए हैं, कोशिश कीजिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में इस तरह के सेमिनार्स रखने के लिए, और हो सके तो रेजोल्यूशंस पास करके सुप्रीम कोर्ट को भेजिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्व का मुद्दा है। जैसे शिवानंद जी ने कहा, यंग लॉयर्स को इनफैक्ट फायदा होगा इसमें से, और वो आवाज उठनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस देश भर में अलग अलग जगह हैं, आप लोग शायद कांटेक्ट करके, जहां भी आपके कांटेक्ट हो सके, एक तो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें, ऐसे वेबिनार्स करके बात करें, चर्चा करें। अगर कोई कहता है वर्चुअल कोर्ट नहीं होने चाहिए, उसके साथ भी चर्चा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सब हाँ में हाँ भरें। अगर कोई कहता है तो कोई कारण बताएं कि क्यों वर्चुअल कोर्ट नहीं होने चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, देश बदल सकता है इसके जरिए। सर हम लोग प्रयास करेंगे इस विषय में। नित्यानंद जी, इस विषय पर आप अपने बात रखना चाह रहे हैं, इस विषय में क्या प्रयास किए जाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और बार एसोसिएशन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करना? और वैसे भी हमारे तो बहुत साथी जैसे फ्री लीगल एजुकेशन से जुड़ चुके हैं, तो ये काम प्रारंभ किया जाए। निश्चित तौर पर मैं सर के विचारों से सहमत हूं, और हम लोग इस विषय में प्रयास जरूर करेंगे। अपने स्तर पे पत्र लिखेंगे। बार एसोसिएशंस में तो हर जगह सीनियर्स का कब्जा है, तो वो लॉबी सब जगह एक ही है पूरे देश में, ऊपर से नीचे तक। वो कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जज परिवार है, जिन्होंने कब्जा कर रखा है जुडिशरी में। वो इतना सरल नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे जो नित्यानंद जी 70 वर्ष पहले हमने फॉरेन गवर्नमेंट को उड़ा दिया। सर करेंगे सर निश्चित। देश में हम कह रहे हैं कि कब्जा करके बैठे हैं, तो कब्जा वालों को हटाइए भाई। प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और ये उसके प्रयास का परिणाम ही है सर की हर जगह शुरुआत हो रही है। जैसे मैं पहली बार हम लोगों का जब इस विषय में परिचर्चा हुई थी, उस समय तक लाइव टेलीकास्ट शुरू नहीं हुआ था। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 बेंच लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं सर। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं कल देख रहा था कि यूट्यूब में 60 आदमी एक कोर्ट का देख रहे थे कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, एक कोर्ट की 60 आदमी देख रहे थे। तो ये बड़ी बातें हैं सर कि लोग अभी तक इतना जानते नहीं है। तो जब सारे लोग जानने लगेंगे, सब लोग देखने लगेंगे, तो एक बड़ा दबाव आएगा सर जुडिशरी पे, जजेस के ऊपर, वकीलों के ऊपर, और सिस्टम सुधरेगा सर। सही अचीवमेंट सब जब 70% या 80% केसेस 3 महीने के अंदर डिस्पोज हो, तब तक ये लड़ाई चालू रहनी चाहिए। मैं कहता हूं, अगर किसी आम आदमी को, किसी को जो कोर्ट में जो भी अगर नहीं गया हो, अगर आप उससे पूछिए कि भाई आप कोर्ट की सुनवाई व्हाट्सएप में देखना चाहते हो क्या, वर्चुअल देखना चाहते हो क्या, मैं 100% कहता हूं कि वो देखना चाहेगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बार एसोसिएशन नहीं भेजना है। अगर आप व्हाट्सएप में आज मूवी देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, तो क्या आम आदमी को इतना तो जरूर पता होगा ना कि भाई अगर मैं कोर्ट में गया तो यही एक ही सवाल, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको सुनवाई वर्चुअल देखनी है कि आपको फिजिकल जाना है। अगर उन्हें पूछे तो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो आपको सुप्रीम कोर्ट फ्लाइट पकड़ के जाना चाहिए, उधर रहना पड़ेगा, और बाद में और सुप्रीम कोर्ट में एक भी केस 45 सेकंड के आगे नहीं देखते हैं। ये 45 सेकंड के आगे जब ये जो कौन से केस देखते हैं जो मीडिया में ज्यादा आया है, यहाँ कोई एक बड़ा एडवोकेट है जैसे हरीश साळवे है, और मैं नाम भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे पर्सनल केस के लिए मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, और मेरे हाथ से 14 लाख रुपए गए हैं और मैं केस भी हार गया हूँ। तो और वो 30 सेकंड सुने थे, सिर्फ 30 सेकंड। और अनफॉर्चुनेटली आज एक जो एडवोकेट है, उस समय यानी कि कम से कम मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज 20 साल के बाद में आज उसका जो एडवोकेट बन गया है वो भारत का बहुत बड़ा एडवोकेट है। उस टाइम हमने 9 से अराउंड 12 लाख रुपए 14 लाख रुपए खर्च हो गए। आप मान लीजिएगा कि आज के टाइम में अगर ये अगर रोकना है तो मुझे लगता है कि वर्चुअल के पीछे अगर आम आदमी नहीं पड़ेगा तो आम आदमी फंस जाएगा। आम आदमी ऑलरेडी फंस गया है। तो मुझे लगता है कि ये कब्जा किया है, मान ली, यस मैं मानता हूं,
उनकी बात जरूर मानता हूँ, सब कब्जा करके बैठे हैं। आप बार एसोसिएशन में उनके अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बार एसोसिएशन वालों के नाम आप पब्लिश करने के लिए हम बोले। कोर्ट में भी, कोर्ट के वेबसाइट में सभी बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम वेबसाइट में पब्लिश कीजिए। हम लोग सभी को उनको ईमेल भेजेंगे कि भाई हमें वर्चुअल कोर्ट के चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। मैं सहमत हूं। बिल्कुल, अब कार्यक्रम में हमें लगता है कि अब हमारे सभी विशिष्ट वक्तागणों ने अपने अपने महत्वपूर्ण उद्गार इस विषय पर प्रस्तुत कर दिए हैं, और हमें लगता है कि अब हमें थोड़ा सा प्रश्न उत्तर वाले सेशन में भी आना चाहिए। और हमारे बहुत सारे साथी एडवोकेट इस कार्यक्रम में जुड़े थे, तो मैं मिश्रा जी आप ही को आमंत्रित करूंगा कि इस कार्यक्रम में अब आप प्रश्न उत्तर सेशन में अपने जो भी साथियों के प्रश्न आ रहे हैं उनको थोड़ा सा लीजिए। और माननीय राहुल सिंह सर, माननीय शैलेश गांधी सर, आत्मदीप सर, भास्कर प्रभु सर, वीरेश बेल्लूर सर अभी जुड़े हैं कार्यक्रम में, तो आप सब समाधान करेंगे बारी बारी से। कोई विशेष प्रश्न आपके साथियों के जिसमें है जो प्रश्न हो तो पूछ मिशन। सर LLB पास आउट करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम लेना उचित है क्या? ये दूसरा प्रश्न है भाई, जो उससे में आप हमसे फोन में चर्चा कर लीजिएगा। ओके सर। वर्चुअल कोर्स के संबंध में कोई प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ मयूरेश जी बोले। सर कई बार ऐसा न्यूज़ में सुनने में आता है कि जैसे फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये इतनी सेफ नहीं होती सिस्टम, इनमें डाटा चोरी जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये वर्चुअली चीज़ें अपन अप्लाई करते हैं तो प्राइवेसी पे या इन पे थोड़ा सा सीरियस नोट पे अपन ऐसा कुछ। सर इनका प्रश्न है प्राइवेसी को लेके कि प्राइवेसी, लेकिन मयूरेश जी सोचिए कि अगर बैंकिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन चल सकता है तो जुडिशियल सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं चल सकता? नहीं, आपकी बात छुपाने लायक है क्या? है क्या छुपाने लायक? सारी चीजें ओपन कोर्ट चलती हैं, रिकॉर्ड्स लगा सकते हैं। कुछ अगर ऐसे केसेस हैं जो पास्को और सारी चीजों से संबंधित है, उस पे कोर्ट कोई स्पेशल नेटवर्क पे सुनवाई करे या कि उसकी हाइब्रिड सुनवाई कर ले, तो ये कुछ ना कुछ हम लोगों को अल्टरनेट निकालना होगा। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी किसी की इससे अफेक्टेड नहीं होगी, यहाँ तक मेरा मानना है। बाकी शैलेश सर इस पे आप। बैंक के ट्रांजैक्शंस दुनिया भर के इंटरनेट पे हो रहे हैं, दुनिया भर के आपके बैंक के अकाउंट इंटरनेट पे हैं, उसकी चोरी नहीं होती है। सिर्फ कोर्ट्स में ही सब चोरी हो जाएगा। ये मैं बहुत बार आर्गुमेंट सुन चुका हूं, कोर्ट की सिक्योरिटी का ये हो जाएगा। अरे क्या होगा, पूरी दुनिया भर की बैंक चल रही है इस पे, पूरे हजारों करोड़ के व्यापार रोज हो रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं होता है। मगर हाई कोर्ट में सब तकलीफ हो जाएगी, लोअर कोर्ट में सब तकलीफ हो जाएगी। ये मानना गलत है। क्रेडिट कार्ड्स, उबर, ये सब बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। आज कोई चोरी नहीं होता है। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इवन स्टॉक मार्केट आज टुडे पूरी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। Absolutely, sir. और सारे बाइंग और सेलिंग आपके शेयर्स जो है वो डीमैट फॉर्म पे है। पूरा फाइनेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई चीज है ही नहीं। आपके शेयर्स, बैंकिंग, तो और किसी के प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं फिर कंक्लूड करें। मीटिंग 2.5 घंटे हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो सर तो कंक्लूड करें फिर इसको। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या इन ग्रुप में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, इनकी हमें मेल आईडीज और मोबाइल नंबर दीजिए ताकि हम समय समय पर इनसे राब्ता कायम कर सकें। मैंने शिवानंद जी आपको व्हाट्सएप मैसेज भी किया है
मेरे को ग्रुप में डालिए, वो शायद आप नहीं, नहीं देख पाए अब ज्यादा। जी विनय कुमार जी, एक बार आप थोड़ा सा हमें एक बार और मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूंगा। मैंने कारण- अभी करा है हाँ, क्योंकि ये जो कुछ वक्ताएं हैं जिनका इसमें बहुत अच्छा वो है, हम इनसे 1 to 1 भी जुड़ना चाहेंगे ताकि इनकी गाइडेंस और इनका हमें जो भी एफर्ट है उसका हम फायदा उठा सकें, क्योंकि वेबिनार में अब 200 आदमी तो सारे तो बोल नहीं पाएंगे, तो इनका अगर डाटाबेस भी अगर हम सर्कुलेट कर दें तो इससे भी बहुत मदद मिलेगी। हम लोग बिल्कुल, मैं ईमेल एड्रेस सबका आपको भेजेंगे। हाँ, मैं ग्रुप में आपको ईमेल एड्रेस और अवश्य, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। देखिए आज एक व्हाट्सएप हम पहले इस ग्रुप से ही शुरू करें, वर्चुअल सब कुछ, एक ग्रुप बनाए जिसमें 200 आदमी जुड़े। ये शैलेश सर भी उसमें है, एक है ऐसे ही। विनय कुमार जी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम किसी कारणवश आपका मैसेज यदि नहीं वो कर पाए होंगे, आपको जोड़ नहीं पाए होंगे, तो कृपया एक बार मुझे फिर रिमाइंड करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9589152587 पर आप मैसेज करें, मैं आपको बस उसमें जोड़ूंगा। और वो तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, आपने अपना जो जूम आईडी है वही अपना मोबाइल नंबर रखा है। इस बीच हम एक आध और प्रश्न ले लें, शायद बेहतर रहेगा। और हमारे कुछ साथी चैट बॉक्स में भी बहुत मैसेज किए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो, सुनील खंडेलवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ, सुनील खंडेलवाल जी, जी स्वागत। जी सर, बताइए। जैसा कि हम जानते हैं सर कि सूचना अधिकार अधिनियम में 30 दिनों के अंदर सूचनाएं देने का प्रावधान है, लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले इंटरप्ट करके मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन थी। हमारे साथी जो नित्यानंद मिश्रा जी हैं, आपका शायद कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो शायद आप जाना चाह रहे थे। तो मिश्रा जी, कृपया आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लीव कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर, चूंकि हमारे जो साथी बहुत सारे जुड़े रहते हैं इनके। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे बीच में, हाँ बताएं खंडेलवाल जी। जी सर, मैं बोल रहा था कि 30 दिनों में हमें अमूमन सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील दायर करते हैं। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी अमूमन उसी विभाग के वरीय पदाधिकारी होते हैं, और वहां से भी 90 से 95% मामलों में हमारा निराकरण नहीं होता है और हम सूचनाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस कानून में जहां तक मुझे जानकारी है कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें बाध्य होकर द्वितीय अपीलें लगानी होती है, और आयोग पर भी अनावश्यक रूप से इसका भार बढ़ते जा रहा है, और सूचनाएं प्राप्त करने में भी हमें काफी कठिनाइयां होती है और समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों को ही बाध्य किया जाए कि वो अपीलों का निपटारा अपनी समय सीमा के अंतर्गत कर पाए? इस विषय पर माननीय श्री राहुल सिंह जी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। देखिए, मेरे हिसाब से तो प्रथम अपीलीय अधिकारी का जो, अगर आप 30 अपील नियम जो होते हैं, जो नियम बनाए गए हैं, अगर हर राज्य में और केंद्र इसमें भी नियम बनाए गए हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को कार्रवाई करने में लिखा हुआ है, में भी दिया हुआ है। और अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए, बेसिकली ये उनकी ड्यूटी है कि उनको इतने दिन के अंदर सुनवाई करनी है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, नियम की अवहेलना कर रहे हैं, तो आप उसमें एक कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके जो सक्षम अधिकारी, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, उनको लिखें कि भाई इन्होंने सर्विस कंडक्ट रूल्स, बेसिकली आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सर्विस कंडक्ट रूल्स का वोलेशन है। जी, आपके सर्विस में क्या लिखा हुआ है? आपके सर्विस में लिखा हुआ है कि जो भी नियम प्रक्रिया आप उसका पालन करते हुए, जो भी कानून है उसका पालन करते हुए आप अपना कार्य करेंगे। कंप्लेंट ये बना सकते हैं कि इनको कानून में भी लिखा हुआ था, नियम में भी लिखा हुआ है, इनको इतने दिन के अंदर ये सब करना था, इन्होंने नहीं किया,
इन्होंने सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉल्यूशन किया है। इट इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो आचरण नियम है सर्विसेज के, और उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप उसको प्रस्তুत कर सकते हैं। उसमें फिर आप एक आरटीआई भी लगाइए और पूछिए कि मैंने जो कंप्लेंट की थी इनके खिलाफ जी इसमें क्या कार्रवाई की गई है। दूसरा, जो सूचना आयोग है उनका मुझे लगता है कि चूंकि एपलेट अथॉरिटी में इसमें ये तय है कि फर्स्ट एपलेट ऑफिसर होने के नाते एपलेट अथॉरिटी को सजा का कोई प्रावधान नहीं है, ना एक्ट में इसका कोई प्रावधान है। लेकिन सूचना आयोग अपनी तरफ से जहां भी उनको लगता है कि यहाँ पर इन्होंने सुनवाई ही नहीं की है, तो एटलीस्ट एक उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए कि आपने सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉल्यूशन किया है, आप बताइए, हम आपके सक्षम अधिकारी को क्यों ना लिखे। ठीक है, एक्ट में तो प्रोविजन नहीं है आपके खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन हम सर्विस कंडक्ट रूल्स के हिसाब से आपके वरिष्ठ अधिकारी को क्यों ना लिखें कि आपके खिलाफ सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंदर एक्शन लेने के लिए हम यहाँ रिकमेंड करें। तो वो एक अगर आप जवाब तलब करने लग जाएं सारे सूचना आयोग प्रथम अपने अधिकारी को लिखित में, तो आप कानून को पढ़िए, कानून में दिया हुआ है कि लिखित में वो कारण जो है वो लिस्ट करेंगे, अगर सही उसमें ये समयबद्ध तरीके से अगर वो निराकरण नहीं कर पाते हैं, उसके बाद अगर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो उसका रीजन लिखेंगे कि इतने दिन बाद क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ मतलब स्पष्ट है कि जब ये कानून बना था तो कानून में ये व्यवस्था थी कि अगर देरी हो रही है तो देरी का रीजन प्रथम अपने अधिकारी को बताना है। तो कानून बनाने वालों ने इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा हुआ है कि इतने दिनों के अंदर प्रथम अपने अधिकारी को निराकरण करना है, और अगर निराकरण नहीं किया है तो उसके बाद अगर निराकरण कर रहे हैं तो उसका देरी का रीजन लिख करके देना होगा। तो इनकी भूमिका स्पष्ट थी। तो वो एक तरीका मेरी समझ में है कि जो इसमें जिसके तहत कुछ कसावट आ सकती है इस प्रथम अपने अधिकारी की कार्रवाई। ऐसा देखा जा रहा है ना सर कि नौकरशाही को यह कानून कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता है। हमारी आरटीआई आवेदन को ही पहले तो तिरछी नजर से देखा जाता है, और चूंकि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी भी उसी विभाग के वरीय पदाधिकारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जन सूचना पदाधिकारियों का ही अधिक से अधिक पक्ष लेते हैं और उनके फेवर में वो ज्यादा सोचते हैं। मुझे बीच में थोड़ा सा चीज कहना है ये इधर, अगर शिवानंद जी परमिशन। हाँ बिल्कुल, नहीं सर बिल्कुल स्वागत है। परमिशन की क्या बात है, आप जब बोलना है आप बोले। मैं कहता हूँ आप लोग परमिशन हमसे ना पूछा करें। मेरा एक सुझाव है, जितने भी मैच्योर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अब ये नहीं कहना है कि पीआईओ ने जवाब नहीं दिया या अपीलेट अधिकारी मानता नहीं है। ये तो चलते रहने वाला है। जैसे हमारी जुडिशियरी सुनवाई नहीं लेती है वैसे ये तो चलते रहने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने आप हर एक चीज सोचना चाहिए कि वो भी एक जो भी अधिकारी है वो एक एम्प्लॉई है, तो उस एम्प्लॉई के बारे में कंप्लेंट करना चाहिए। या हर एक एम्प्लॉई को एक सर्विस रूल्स लागू होता है, उस सर्विस रूल्स के लागू के हिसाब में वो अपने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। आरटीआई एक्ट एक काम करने की, इट इज अ वर्क रूल, दैट मीन्स ही कैनॉट से दैट मैं आरटीआई पालन नहीं करूंगा, इट इज अ वर्क रूल। सो ये उस दायरे में अगर वर्क रूल भी अगर नहीं मानता है तो उसके बारे में आपने ऊपर के अधिकारी को ऊपर के अधिकारी को कंप्लेंट करनी है और उसको अलग ढंग से उसको अलग ही इससे फॉलो अप करते रहना चाहिए। उसके ऊपर हर एक जगह में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत इंक्वायरी आप पिटा सकते हैं, आपको पीछे लगना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये चलती रहेगी। ये पहले फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मानेगा नहीं, वो सुनवाई नहीं लेगा। अभी हमारे वहां तो इंफॉर्मेशन एक कमिश्नर ऐसे है कि वो बोलता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मैं क्या करूं, तो आप मेरे पास आना ही नहीं चाहिए, सेकंड अपील आप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करने की प्रावधान नहीं है। अगर ऐसे अगर कुछ लोग निकलते हैं तो ये निकलेंगे ही,
ये गलत गलत लोग बहुत ही हैं, तो उसके लिए हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। और जो कायदे में लिखा है वही हो सकता है, कायदा के हिसाब में भी हम कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट है, परमानेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, नए कायदे के हिसाब में उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है रिकॉर्ड मेंटेनर वाले को। और बहुत ही स्टेट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ही रिकॉर्ड ऑफिसर बना गया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सूचना अधिकार के एक्टिविस्ट हैं, यूजर्स हैं या प्रोपोगेटर्स हैं, उन्होंने 3 चीज पीछे पढ़ना पड़ा। एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अलग अलग धाराएं अलग अलग हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो है कि हर एक स्टेट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट रहता है, उसको भी स्टडी कीजिए, उसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का हर एक जगह में आप इंस्पेक्शन ले सकते हैं। आप जब भी आप इंस्पेक्शन को जाते हैं, उस फाइल्स को जब आप इंस्पेक्ट करते हैं तो पहला पेज इंडेक्स फाइल रहता है। अगर वो इंडेक्स फाइल में इंडेक्स रहता है, अगर वो इंडेक्स नहीं तो कंप्लेंट कीजिए कि भाई मैं इंस्पेक्ट ही कैसे करूं। तो आपको पीछे लगते रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप बार बार सेक्शन 43, 44 और 45 आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए जब तक हम नहीं। और दूसरा जो सेक्शन है, जो आप कमीशन को थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं कि अगर सेक्शन 4 कंप्लीट नहीं है तो आप कमीशन को बताइए, सेक्शन 19(8)(a)(6) के तहत आप मंगा लीजिए मैनुअल। सो यानी इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इतना कुछ है कि मैं तो कहता हूं कि मेरे लिए ये भगवत गीता है। बिल्कुल मैं तो ये भगवत गीता है। और हर साल जो हम सरस्वती के वंदन करते हैं, तो ये मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन का बुक सरस्वती के वंदन के दिन रहता है। बहुत महत्वपूर्ण देता हूं मैं इस चीज को। हम जब तक ये हम नहीं करेंगे, सभी लोगों ने करना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि बहुत ही सूचना अधिकार इतना फायदेमंद है कि आपको फायदा जल्दी नहीं मिलेगा। आपको कुछ खराब करना है तो बहुत जल्दी खराब कर सकते हैं। यानी हम बहुत ही बार खराब अगर कुछ करना है तो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ अच्छा चीज करना है तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए धीरज रखिए, धीरज से काम कीजिए, सूचना अधिकार को पढ़ते रहिए, बिटवीन द लाइंस का मीनिंग निकालिए। तो और ऐसे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी पॉजिटिविटी को भी देख लीजिए कितने हैं। कुछ चीज में नेगेटिव रह सकते हैं, आप नेगेटिव छोड़ दीजिए, उनका सिर्फ पॉजिटिव पकड़ो। हर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर में आपको ये ढूंढे तो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये कोशिश करती रहनी पड़ेगी। धन्यवाद। जी सर। हेलो जी हेलो जी गांधी एम गांधी जी, बताइए। सर, जैसे यूपी में कुछ जिलों का जो है वर्चुअल सुनवाई होती है आयोग में, तो जब मैं द्वितीय अपील करूं तो उस पे अगर लिख दूं कि मेरी भी वर्चुअल सुनवाई हो, तो क्या ये संभव हो पाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सर? जैसे यूपी के कुछ जिलों की ऑनलाइन सुनवाई होती है आयोग में। देखिए एम गांधी जी, एम आपका क्या स्टैंड करता है? एम का मतलब क्या है? एम से आपका नाम में थोड़ा सा महेंद्र प्रसाद गांधी। महेंद्र गांधी जी, क्योंकि गांधी सर हमारे बीच में हमारे पूर्व सूचना केंद्रीय सूचना आयुक्त भी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो महेंद्र जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि हमें न केवल आपको बल्कि जितने भी आरटीआई लगाते हैं, आवेदन करता है, तो सभी को अपने अपने राज्यों में यदि वो चाहते हैं कि वर्चुअल सुनवाई उनको चाहिए, तो निश्चित तौर पे वो आवेदन में, द्वितीय अपील के आवेदन में नोट लगा करके भेजें कि हमें वर्चुअल सुनवाई ही चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा सूचना आयोगों पर दबाव बनाने का, कि वो भी, जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी में कुछ जिलों में हो रहा है, वो कौन से ऐसे जिले हैं? निश्चित तौर पे जो अच्छे कुछ सूचना आयुक्त हैं जिनको उन जिलों का प्रभार होगा, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रीवा संभाग की बात आती है, तो और श्री राहुल सिंह जी हैं, वो कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपके यहाँ भी एक आध कर रहे होंगे, हम मानते हैं, लेकिन वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए हम सबको
जब भी हम आवेदन लगाएं तो उसमें हम स्ट्रिक्टली ये मांग करें कि हमें वर्चुअल सुनवाई ही चाहिए, और इसके साथ आप धारा 18 की शिकायत और अन्य सुझाव के तौर पर भी आप पत्राचार करके, जीएडी हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया आपके स्टेट का, और मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, उनको आप लोग जरूर पत्राचार करते रहिए कि समय बदल गया है, अब हमें वर्चुअल सुनवाई चाहिए और आप इसके लिए प्रयास करिए। ये हमारे ख्याल से बेहतर तरीका रहेगा। और हमारे बीच में गांधी सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो स्वागत है। हाँ, एक ही चीज जोड़ूंगा, पहले अपीली अधिकारी के लिए भी आप ये इंसिस्ट करना शुरू कर दीजिए, पहली अपील भी वर्चुअली हो। और महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने ऐसा सर्कुलर निकाला है, वो अगर मुझे आप ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको उसका कॉपी भेज दूंगा, या शिवानंद जी भी भेज पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास है। मैं जी जी, एक्चुअली हम लोग का महेंद्र जी, सर सोनभद्र जिला पड़ता, और वो जी सोनभद्र जिला पड़ता, मुख्यालय से 500 किलोमीटर की दूरी होती है सर, तो वो आयोग में जाने में काफी कठिनाई हम लोग को होती है। आपका जिला 20 किलोमीटर दूर हो तो भी वर्चुअल हियरिंग करने का आपका अधिकार है, आपको क्यों टाइम बर्बाद करना चाहिए। ओके सर, ओके। बिल्कुल। अब हमें लगता है कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि, हाँ सर, भास्कर प्रभु सर, मुझे एक कहना है कि ज्यादा करके सभी स्टेट में, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो ऐसे हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वे वर्चुअली कनेक्टेड ही है वाया सैटेलाइट। तो अगर जिसके वहां कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो आपने ये भी अभी डिमांड करना चाहिए कि हमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में हमारी सुनवाई हो जाए, या वर्चुअली हियरिंग डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को एकदम बहुत ही रूरल एरिया के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में भी आप वर्चुअल हियरिंग पूछ सकते हैं, अगर आपकी लिंक नहीं है तो। मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमें डिमांड करना पड़ेगा, या हमें पूछना पड़ेगा। ये जब तक पूछेंगे नहीं, आपको नहीं, जैसे सूचना अधिकार है, आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप पूछेंगे नहीं तो आपको जवाब नहीं देंगे। वैसे ही हम डिमांड करेंगे तो आज नहीं तो कल सुनवाई होगी, डिमांड नहीं करेंगे तो बने रहो, गुलाम बने रहो। तो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, और बहुत जगह में वर्चुअल हियरिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के पास अगर रूरल एरिया में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो भी आप सेंट्रल में जाके, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाके आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। ओके सर, जी बिल्कुल। शिवानंद जी, बिल्कुल, ये सब प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि हमारा जो मीटिंग है वो काफी ज्यादा भी खींच गया है, और अब हमें अनफॉर्चुनेटली अब ज्यादा हम एक प्रश्न है मेरा। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर सभी को। मेरा प्रश्न राहुल जी से और शैलेश गांधी सर से है। दरअसल मेरी एक आरटीए मैंने लगाई थी स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल माह में, जिसमें मैंने उनसे स्टॉक रजिस्टर और डेड स्टॉक रजिस्टर की प्रतियां मांगी थी। उसके बाद लोक सूचना अधिकारी ने मेरे आरटीए का कोई उत्तर न देते हुए सभी जो स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड इन्वेंट्री थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया नीलामी के थ्रू जून माह में। क्या ये संभव है कि एक प्रक्रिया का पालन ना करते हुए, आरटीई का पालन ना करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग प्रक्रिया करी और मेरा सब इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर दिया नीलामी के थ्रू, जितने भी उपकरण थे या जितनी भी सामग्री थी उनकी हॉस्पिटल के अंदर, और आरटीई का कोई जवाब नहीं दिया? राहुल जी, एक तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि आपने जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब ही नहीं दिया गया। स्टॉक रजिस्टर की जानकारी मांगी थी। जी, स्टॉक रजिस्टर सर और डेड स्टॉक रजिस्टर की कॉपी मांगी थी ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं। इसके लिए मैंने निवेदन भी किया था उन्हें। कॉपी है कहाँ? वो कॉपी सर अभी वो मुझे उपलब्ध ही नहीं कराई गई, और सभी सामग्री का जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड था उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया नीलामी के थ्रू। रिपोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया मतलब? लाइक रिकॉर्ड से मतलब कि जितना भी उनके पास उपकरण थे या डेड स्टॉक में सामान था या डेड स्टॉक में सामान था उनको नीलामी प्रक्रिया अपनाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। एक ऑफिस प्रोसेस अलग है, रिकॉर्ड तो डिस्पोज ऑफ रिकॉर्ड तो नहीं उन्होंने खत्म किया ना। आप वो दोनों सर
वो एक चीज है, वो उनका राइट है, उनका ऑफिस उनको कैसे चलाना है, वो नियम प्रक्रिया के तहत ही वो काम होगा जो भी होगा। अगर आप ये कह दें कि भाई नीलामी प्रक्रिया रोक दी जाए, मैं अभी डिमांड करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो एक शासकीय जो ऑफिस है, कार्यालय, वो उनका राइट है, वो उसके हिसाब से काम करता है। रही बात आपके रिकॉर्ड्स की जो आपने वहां से आरटीआई के तहत चाहे थे, तो उसमें अगर वो नहीं मिले तो उसमें फिर वही जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, उसमें प्रथम अपील करनी पड़ेगी, प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील करनी पड़ेगी। वो तो आपका राइट है, वो आप ले सकते हैं। और राहुल सर, मैंने इसके लिए मैंने प्रथम अपील अधिकारी को, जो कि हमारे यहाँ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी थे, उनको एक पत्र प्रेषित कर दिया था कि आप कोई भी कार्रवाई अभी नहीं करने देंगे, ना नीलामी से संबंधित या कोई भी डिस्पोज ऑफ करने से संबंधित प्रक्रिया नहीं करने देंगे जब तक मुझे सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। ये आपका जो प्रश्न है वो आरटीआई से रिलेटेड सिर्फ आपका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट आपका एक उसमें आप लीगल आप उसमें एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई करप्शन हो गया और वो आपका क्लेम था, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उससे आपको बहुत नुकसान पहुंचा है, तो फिर असद्भावपूर्ण भावना के तहत किया गया सर। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप दो पार्ट को समझ लीजिए। एक पार्ट आपका विशुद्ध रूप से आरटीआई से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जानकारी से संबंधित है, उसमें मैंने आपको बता दिया उसका क्या है। दूसरा पार्ट है आपका कि भाई एक जगह मैंने आपको बोला कि ये टेंडर अभी रोक दिया जाए, और उसके कारण आपने जब तक मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल जाए, मैं स्टडी नहीं कर लूँ, तब तक आप टेंडर प्रोसेस आगे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का अपना राइट है, गवर्नमेंट अपना टेंडर प्रोसेस आगे कर सकती है। अगर उसमें कुछ नियम और कायदे और कानून का कुछ उन्होंने उल्लंघन किया है, तो आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आप उसमें विधिवत कंप्लेंट करके उनके अगेंस्ट आप फिर अपना केस भी फाइल कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इन्होंने जानबूझ करके ये सब किया गया है और कुछ नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उसमें फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जो भी देखिए कार्रवाई होती है, सब जिसका आप बता रहे हैं कि जिसको रोकने के लिए, वो सब तो नियम प्रक्रिया के तहत ही होती है। सरकारी कार्यालय में कोई भी कार्रवाई जो है बिना नियम प्रक्रिया की नहीं की जा सकती है, ये तय है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो जी। हाँ शिवानंद जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बोलूँ मैं? जी, वीरेंद्र कुमार जी ऐड करें। हाँ जी। जो इसमें जो है कि डिस्पोज ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्पोज ऑफ करने की जो प्रक्रिया है वो मैं बताना चाहता हूँ। जो राहुल सिंह साहब ने जवाब दिया वो काफी सही, वो बिल्कुल सही था कि उन्होंने जो कहा कि जो एक प्रक्रिया होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया अलग है। अब जो रिकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया है वो मैं बताता हूँ। पहले एक डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 है, जिसमें रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया दी गई है। ये प्रक्रिया क्या है? एक मिनट वीरेंद्र कुमार जी, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिएगा। नहीं है, आपने गलत समझा है। रिकॉर्ड डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया के बारे में ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये यस, दिस वाज नॉट अबाउट रिकॉर्ड्स, लेकिन फिर भी मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स को डिस्पोज करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें भी कोई वायोलेशन हुआ हो। रिकॉर्ड डिस्पोज करने का तरीका ये होता है कि पहले सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से, चूंकि यहाँ तो इक्विपमेंट और इनकी आपने बात की तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड से संबंधित नहीं था, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसको डिस्पोज करने के लिए पहले उसकी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के बाद एक सर्टिफाई किया जाता है कि इसमें कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं है, कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं है। सर्टिफाई होने के बाद कोई मैटर सब जुडिस नहीं है, या कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई आरटीआई वगैरह नहीं लगी है, ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। उसके बाद फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेने के बाद एक ऑफिस ऑर्डर इशू होता है, और फिर ऑफिस ऑर्डर इशू करने के बाद उसको जो भी डिस्पोज का तरीका है, डॉक्यूमेंट्स को जलाना है या पेपर शेडर में उसको कट करना है, या फिर उसकी कागज की सड़ाकर लुगदी बनाना है, या जो भी तरीका है, तो उस तरीके से उसको बाकायदा डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन से संबंधित जो रिकॉर्ड्स है, दे आर ऑलवेज टू बी हेल्ड परमानेंटली। और यदि आरटीआई में यदि कोई मांगे कि अमुक डॉक्यूमेंट आपने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया था, तो वो आरटीआई के आवेदक को वो दिखाना पड़ता है या देना पड़ता है उसकी कॉपी की हमने ये प्रक्रिया को विधिवत फॉलो करते हुए हमने इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अदरवाइज आरटीआई एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हुए यदि कोई डॉक्यूमेंट को, या जो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन है जिसकी कॉपी मांगी गई, वो यदि डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये जो है सेक्शन 20 में भी पनिशेबल है। और साथ में आईपीसी का जो 201, 202, 203 या 204, खास करके जो 204 डॉक्यूमेंट से संबंधित है, ये ऑफेंस 204 जो है, तो ये भी उसमें
लग सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के डिस्ट्रक्शन फॉलो किया गया है, देखना जरूरी है। वीरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा कानून को गलत व्याख्यात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गलत व्याख्यात कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं होता है। जो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स को जब डिस्पोजल की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाना है कि आरटीआई की सूचना पेंडिंग है कि नहीं, वहाँ ये देखा जाना है कि कोई विधिक या कानूनी प्रक्रिया लंबित तो नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी इस बात आरटीआई की भी विधिक प्रक्रिया ये है कि एप्लीकेशन लगाने के पहले डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन यदि एप्लीकेशन लग गई है तो जब तक वो मामला पेंडिंग है तब तक वो डॉक्यूमेंट जो है उस पे, चाहे उसकी यूजफुल लाइफ हो भी गई हो तो भी उसमें प्रक्रिया करके ही फॉलो करना जरूरी है। और आरटीआई जो है वो भी एक विधिक प्रक्रिया ही है, तो वो भी यदि पेंडिंग नहीं है वो भी एक देखना जरूरी है कि एप्लीकेशन लगने के बाद यदि कोई करता है तो वो फिर चीजें संदेहास्पद स्थिति बनती है कि ये क्यों डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एप्लीकेशन लगने के बाद। तो ऐसे में जब तक वो एप्लीकेशन या अपील या कंप्लेंट है जो भी मैटर है वो डिस्पोज ना हो जाए तब तक उसको नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको यूनिवर्सिटी के जो आंसर बुक्स वगैरह की प्रक्रिया बताता हूँ, उसमें भी नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, 6 महीने हो जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, मार्कशीट वगैरह मिल जाती है। जब वो रीवैल्यूएशन वगैरह का पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में ऑक्शन नोटिस निकलती है, उसके बाद कोई मामला यदि कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो ये सब सर्टिफाई करके और उसके बाद फिर उसका विधिवत उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। ये प्रक्रिया उसमें फॉलो होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। और मैं यहाँ लोगों को ये बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश का कोई रिकॉर्ड मैनेजमेंट कोई एक्ट नहीं है मध्य प्रदेश का। विभाग में प्रक्रिया है उसको पालन किया जाता है बस। हाँ, उसमें नियमावली है, कोई ऐसा एक्ट तो यही है जिसके तहत नियमावली बनी हुई है। और इसमें एक डॉक्टर आर.एस. टोलिया साहब ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी कि रिकॉर्ड्स क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो CIC थे उत्तराखंड के प्रथम CIC, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी किताब लिखी है, इंग्लिश में है, कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आरटीआई एक्ट के आने की वजह से हाउ टू से इक्विप द गवर्नमेंट ऑफिसेस particularly with the help of computerization and how to gear up the machinery, ताकि within time period applicants को सूचना दी जा सके। इस बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। थैंक यू। वैसे रेयर केसेस ही ऐसे आते होंगे वीरेंद्र कुमार जी, रेयर केसेस ऐसे आते होंगे कि लोग इस तरह से रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करें और इतना परेशान होना पड़े। और एनीवे अब कार्यक्रम में हमें लगता है कि काफी समय भी व्यतीत हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को हम बोल रहे थे ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अग्रवाल जी बताएं। अग्रवाल सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं सर सिंस बिगनिंग में इस पूरी चर्चा से जुड़ा रहा हूँ एंड रियली जो फैंटास्टिक जो डिमांड है दैट इज द कंप्यूटराइजेशन। सर अगर हम सभी कोर्ट्स का कंप्यूटराइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो क्या हम गवर्नमेंट एजेंसी को प्रेशराइज कर सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हम अपना कहीं कभी कोई हमने अपनी रिक्वेस्ट या कभी कहीं हमने अपनी डिमांड भेजी है कि इसको कंप्यूटराइज किया जाए? सेकंड थिंग, क्या हमने कभी कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को सोचा है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा? तीसरी चीज, हमने इस पूरे चर्चा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बात की थी। सर मैं थोड़ा सा एक लाइन में ये ऐड करना चाहूंगा। मेरा बैकग्राउंड में मैंने अपनी जिस संस्था में मैं काम करता था उसमें 4 बार कंप्यूटराइजेशन हुआ है बैंक के अंदर, और चारों बार अभी आप आज की बात देख लें कि आज की डेट में बैंक कितना बढ़िया एफिशिएंटली वर्क कर रही है। कोई खास कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई बड़ा भारी एक्सपेंडिचर बैंक्स ने नहीं किया जिस एक्सपेंडिचर की वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा हो। अभी रेलवे का एग्जांपल दिया था, इस समय इंडिया में नंबर 1 पर रेलवे का कंप्यूटराइजेशन सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक्सेप्ट जुडिशरी छोड़ दें, हम एक्सेप्ट कोर्ट छोड़ दें, तो सर दिस इज द राइट टाइम हम एक एक्सपेंडिचर की अगर बात करें और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम अपने मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये डिमांड करें कि इतना इतना एक्सपेंडिचर आना है, और इससे ये जो सारे हम मेरिट डिमेरिट्स, कितने फायदे कितने नुकसान, सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंट के ऊपर इतनी सारी जो बात की थी, इन्वायरमेंट के साथ उसका जस्ट दूसरा पहलू है। हमें जो अभी इसकी बात आ रही थी रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड कीपिंग देखें, अगर हम कोर्ट्स में, सारे कोर्ट्स में, कंट्री के कोर्ट्स में देखें कि रिकॉर्ड के नाम पर कितना स्पेस घेरा हुआ है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कितनी मैन पावर लगी हुई है, वो सारी की सारी हमारी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बच जाएगी। प्लस सर जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो कोई इतने ज्यादा 3000 4000 नए जो कितने 3.5 या 4 करोड़ जो हैं,
सर इनकी अगर हमने माने अगर गवर्नमेंट ने चाहा और हमने अगर इसके साथ टीम बिठा दी तो ज्यादा मैं समय नहीं बोल रहा, लेकिन जहां तक मेरा जो नॉलेज है 3 या 4 महीने के अंदर सारे के सारे केसेस उस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। फिर जो भी सॉफ्टवेयर है, अभी हम आज कोई सॉफ्टवेयर ले लें, फिर 6 महीने, फिर 6 साल बाद, 10 साल के बाद उस सॉफ्टवेयर को फिर चेंज कर लें, फिर चेंज कर लें। सर इतनी सारी जो है इजी हो जाएगी पूरी की पूरी जुडिशरी, पब्लिक को फायदा होगा, सभी इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे जजेज हैं, जितनी भी हमारे जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, प्लस जो दूसरे जो जजेज माने एडवोकेट्स और इनके जो दूसरा स्टाफ है, सर इतना इजी हो जाएगा वर्क। मैंने सर इजी देखा है अपनी बैंक में पिछले 20 साल के अंदर आफ्टर कंप्यूटराइजेशन, कि आज ये स्थिति है कि कस्टमर को क्या चाहिए ये उसके घर पर, उसके ईमेल पर अपने आप अवेलेबल है। आज की डेट में अगर हम कोई भी केस लगाएंगे, उस केस का हमने एक सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मेट दे दें कि इस फॉर्मेट में आपको मिनिमम ये सारी जानकारी भेजनी ही है। केस लगाने के पहले अगर एडवोकेट ने वो सारी जानकारी भर दी और वो सॉफ्टवेयर में चली गई, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस के अलावा की सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद वो उसको एक नंबर, एक कोई आईडी नंबर दे दिया जाएगा। उस आईडी नंबर पर जो भी जजेस अपने को जो भी अपने चीजें रखें या जो विटनेसेस रखें या एडवोकेट्स अपनी जो भी चीज रखें वो उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। सर ये इतना बढ़िया, जिसने भी ये सपना देखा, खासतौर से कोठारी साहब और जो इतनी जोर से और इतनी दमदारी से अपनी बात रख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सर ये जो हमने उठाई है इस चीज को हमें गवर्नमेंट तक ले जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक बार मन बना लिया तो जो भी इसके फेवर में नहीं है उनको भी हम कन्विंस कर लेंगे और वो सारे के सारे लोग फेवर में आ जाएंगे। और सर जो सपना आपने देखा है इसका कंप्यूटराइजेशन का, मैं चाहता हूं कि मेरी एज पूरी होने के पहले मैं वो कंप्यूटराइजेशन का सपना पूरा देख सकूं कंट्री के अंदर। 2309 करोड़ रुपया खर्च किया गया है सर। 309 करोड़ रुपया अगर हम सॉफ्टवेयर का कहें तो 2000 करोड़ रुपया 20,000 कोर्ट रूम्स के लिए, 10 लाख रुपया प्रति कोर्ट। और जहां तक मैं जानता हूं करीब करीब सभी कोर्ट में शायद 30-40 अपवाद होंगे, और कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, मगर विल नहीं है। और उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे, सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है, और इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं वकीलों की कुछ लॉबीज, जैसे वो नित्यानंद जी ने बताया। सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, कोर्ट्स को बनाने की बात है, एक्ट लॉयर्स को बनाने की बात है। तो सर फिर तो ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर एक बार गवर्नमेंट ने मन बना लिया, मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है सर, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है सर। वो फंड्स की बात हो रही थी ना, फंड्स, अरे फंड्स तो खर्च हो चुके हैं, हार्डवेयर भी है, सब जगह है। मुझे लगता है कि आपने बैंक के बारे में ही सोचा होगा, गवर्नमेंट के इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका कम होगा, लेकिन सभी पब्लिक अथॉरिटी ने अपने अपने पूरे सॉफ्टवेयर के लिए खर्च किए हैं, हार्डवेयर के लिए खर्च किए हैं। यह है कि किसी को ट्रांसपेरेंसी की नेसेसिटी नहीं चाहिए, डिजिटाइजेशन नहीं चाहिए, ये बात है। तो आपने कहना कि हमने पूरा डिटेल देना चाहिए, कुछ नहीं, उनका पूरा बजट बन गया है, बजट बन के खर्चा हो गया है, वापस बजट बनता है, वापस खर्चा होता है। तो ये तो टोटल यानी लोगों ने हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भाई आपने खर्च किया है, हमें ट्रांसपेरेंसी डिजिटाइजेशन चाहिए, बस ये हमने देखना चाहिए। धन्यवाद। राइट सर, बिल्कुल ठीक सर। जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। बैंकिंग की बात जहां तक आती है तो वो गिव एंड टेक वाला एक तरह से रहता है, और उसमें सरकार को, बैंकों को फायदा है। तो हमने ये देखा कि चाहे वो सरकार हो या बैंक हो, जहां उनका फायदा है वो तो जरूर काम करेंगे, और जहां उनको ज्यादा फायदा नहीं समझ में आता उसको वो लटका के रखेंगे। तो सरकार यदि चाहे तो ऐसे जो लोग हैं जो वकीलों को फीस देते हैं, जिनके केसेस पेंडिंग है, वो चंदा भी कर सकते हैं, सरकार को पैसा दे सकते हैं, जनता से वो पैसा ले सकती है भाई यदि पैसा चाहिए तो। क्योंकि यदि ये व्यवस्थाएं बैंक में लागू हो सकती हैं पैन इंडिया, तो कोर्ट में लागू ना हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कितनी कोर्टें होती हैं, बैंक के कंपेरिजन में आप देखिए तो हर एक छोटे से 2-4 गांवों के बीच में बैंक होता है, और वहां पे व्यवस्थाएं यदि लागू हैं
तो जिले में 2-4 कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि सरकार को जहाँ फायदा दिखता है, ये फायदे का है, क्योंकि बैंकों को फायदा है, पैसा आप दीजिए, उनको पैसा आ रहा है, इसलिए वो उसको फास्ट काम होगा। और जहां उनको नुकसान समझ में आ रहा है या कोई विशेष फायदा नहीं है, वो उनसे क्या लेना देना है, आम जनता की बात है, आम जनता मरे, उससे क्या लेना देना है उनको। और केसेस पेंडिंग रहेंगे, लोग रोते रहेंगे, तो इसी बात पर पार्टियां बनती रहेंगी, कुछ नेता बन जाएंगे, वो नेता बोलेंगे चलो हम तो चलते हैं, हमारी सरकार आ गई तो सबसे पहले हम यही कर देंगे कि तुम्हारा केस ही सॉल्व कर देंगे। अब वो केस सॉल्व कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन वो सरकार जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, तो ये राजनीति का सब अड्डा बन गया है, नहीं तो ये बिल पावर की बात है, सिर्फ इच्छा शक्ति। जिस तरह से एक स्मॉल स्केल पे इतने बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में फेसबुक लाइव के माध्यम से सूचना आयोग में इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, यदि व्हाट्सएप और चैट के माध्यम से आपकी शिकायतें ली जा सकती हैं, तो वो तो एक अपनी कार्य करने की प्रणाली पे होता है ना, कि व्यक्ति किस तरह से उसकी सोच है, वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए कैसे सोच रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय राहुल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम में अपने शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें, और साथ में कुछ अपने 2-4 शब्द, जो घटना घटित हुई है कर्नाटक में, आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीधर को जिस तरह से ये किया गया है, उस पर भी कुछ विचार रखें, और साथ में अगला इसमें क्या कुछ किया जाए, क्या प्लान किया जाए इस विषय में आगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ये आवश्यक है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम तो भगवान भरोसे काम करते हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे साथी हैं या जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो नए आने वाले हैं, या जो जिनको काफी फैंटेसी रहती है कि आरटीआई लगाओ, ये जानकारी निकालो, वो भ्रष्टाचार निकालो, और फिर इस तरह से, तो उनको इससे काफी डर पैदा होगा। तो उस डर को कंट्रोल करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मोरल बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है। तो इसको क्या किया जाए, इस विषय पर माननीय राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा। जो जैसा गिरीश बल्लूर जी ने बताया कि किस तरह से वहां पर आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर अटैक हो रहे हैं कर्नाटका में, तो उसे तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग कंडेम करते हैं। और इसमें एक रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे मैं शैलेश गांधी सर को कहूँगा कि उनकी तरफ से, और सब लोग अगर उसको डिजिटल एक तैयार करके, डिजिटल साइन करके, वो कर्नाटका गवर्नमेंट को हमको भेजना चाहिए कि इस तरह की जो अटैक होते हैं उस पर तत्काल रोक लगाएं, और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कर्नाटका में, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर उपाय करें। और ये जो केसेस हुए हैं उसमें तत्काल जो कल्प्रिट्स हैं एक्शन लिया जाए, और टाइम बाउंड मैनर में एक्शन लिया जाए, ताकि आगे कोई इस तरह की घटना ना हो सके। और ये जरूरी है करना, अदरवाइज अगर नहीं किया तो फिर आप देखेंगे कि हर जगह से फिर इस तरह की घटनाएं आने लगती। और इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट्स को सबको मिल करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक आज का जो सबसे जो बड़ा सवाल इसका था कि वर्चुअल कोर्ट का, और जैसा शैलेश गांधी साहब ने बोला कि जुडिशियल सिस्टम हमारा कोलैप्स लगभग हो गया है, और अगर तत्काल एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। अगर 40-40 साल बाद, 20-20 साल बाद लोगों का नंबर आएगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन इस देश में बनने जा रही है। और उसका सिर्फ एकमात्र तरीका जो है इस पेंडेंसी से निपटने का, और इफिशिएंटली निपटने का, ट्रांसपेरेंट तरीके से निपटने का, वो है वर्चुअल कोर्ट सिस्टम। और उसके लिए मुझे लगता है कि विल पावर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं तो चाहूँगा कि कोई जो यंग जजेस हैं इस वक्त इस देश में कहीं भी हों, वो उनको किसी ने रोका नहीं है, वो अपने स्तर पर, अपने कोर्ट रूम में कम से कम वर्चुअल हियरिंग की अपने स्तर पर अपनी व्यवस्था बना करके सुनवाई शुरू करें, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो कैसे सुनवाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल इस देश में देखने की अभी जरूरत है, और हमें इनकरेज करना चाहिए जो अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, कि वो अपने स्तर पे करें। जैसा मैं जानता हूँ, मैंने अपने यहाँ इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने ₹1 भी खर्चा नहीं किया वर्चुअल कोर्ट हियरिंग के नाम पर, और मैं जब 1 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है दूसरे लोग भी कर सकते हैं, और ये बहुत इजीली मैनेजेबल है और इसको करना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें इस चर्चा को आगे ले आते हुए, जैसा हमें भास्कर प्रभु जी ने बताया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि किस तरह से इसको आगे ले आ सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है, तो वो बहुत ज़रूरी है।
जैसे राकेश अग्रवाल जी भी अभी हमें भोपाल से बता रहे थे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो इसमें ऑलरेडी शैलेश गांधी जी ने काफ़ी इसमें काम किया हुआ है। वो अगर हम लोगों को वापस वो सर्कुलेट करें उस पर कि इसमें अगर इंडिविजुअली हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन आए या सबके साथ एक मतलब सब लोग मिल करके डिजिटली साइन करके एक कोई पिटिशन जाए इसमें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें फर्क पड़ेगा इसका। तो ये करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि ये आप करते हैं और मैं मानता हूं कि हम लोग बात करके रह जाते हैं, लेकिन इसको एक्शन में लाना पड़ेगा। और ये कर्नाटका के लिए तो मैं कहता हूँ ये, और दूसरी चीज़ वर्चुअल हियरिंग के लिए, ये 2 पिटीशन आप तैयार कर लीजिए, तब तो इस ग्रुप का कोई मतलब भी निकलेगा। क्योंकि भाई बातें तो होती हैं, बट वी वांट टू सी सम एक्शन एज वेल। तो वो आप कर लीजिए, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जब हमारी वापस हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शेयर भी करेंगे यहाँ पर कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल सर, इस पे अपन डिस्कस करेंगे, और मीटिंग के बाद हम निश्चित तौर पे आप सभी से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे क्या करना है। और मतलब एक प्लान तो बन गया है, लेकिन ठीक है, अभी उसको वर्ड में कैसे शब्दों में पिरो करके किस तरह से उसको पिटीशन को बनाना है, हम लोग इस पर निश्चित तौर पे 1 हफ्ते के अंदर एक कंक्लूजन में आएंगे। तो अब इस कार्यक्रम में हमें लगता है कि काफी समय भी व्यतीत हो गया है, और हमारे माननीय अतिथिगण काफी अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं, और हमें लगता है कि वे मीटिंग अब यहाँ पे कंक्लूड की जानी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। विशेष तौर पे हमारे जो 2 महत्वपूर्ण जजेज जो हमारे बीच में आए, जस्टिस श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और साथ में जज श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी, जो कैट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो वाइस चेयरमैन रहे हैं, और अन्य सोसाइटी फॉर फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के वो अध्यक्ष भी रहे हैं लखनऊ में। उन्होंने अपना समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय श्री राहुल सिंह जी का, माननीय श्री शैलेश गांधी सर का, माननीय श्री आत्मदीप जी का, माननीय श्री भास्कर प्रभु जी का, और माननीय श्री वीरेश वेल्लूर जी का, माननीय श्री प्रवीण पटेल जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वकील साथियों का। और इस कार्यक्रम में जो विशेष तौर पे हमारे मिशन फ्री लीगल एजुकेशन के जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए, जो हमारे बहुत सारे साथी आए, जिन्होंने अपना काफी महत्वपूर्ण समय दिया है और काफी कुछ सीखा भी है। और हमें भी खुशी हुई कि आप सबके आने के बाद ये जो फिगर है वो 240 प्लस जा रहा था। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से हर कार्यक्रम में आप लोग जुड़े रहें। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के सदस्यों का और सबका, आरटीआई रिवोल्यूशनरी ग्रुप, आरटीआई नेशनल आरटीआई ग्रुप, देवेंद्र अग्रवाल जी, नित्यानंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र कुमार जी और सबका। और अगले कार्यक्रम में हम मिलते हैं फिर नए एक मीटिंग और नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।